इसका डायग्राम पढ़ते बेटा। लिखिए, इन पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड में एक आता है स्टोरेज, मतलब तुम खाना स्टोर कर सकते हो। सर कौन कौन सा पॉलीसैकेराइड है जहाँ पे खाना स्टोर होता है? एक का नाम है ग्लाइकोजन, जो खाना स्टोर करता है। एक का नाम है स्टार्च, नहीं सेलुलोज में खाना स्टोर नहीं होता। तीसरा है इन्यूलिन, जो खाना स्टोर करेगा, जो खाना स्टोर करेगा। दूसरा है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो स्ट्रक्चर में हेल्प करेगा। उसमें पहला आता है सेल्यूलोज और दूसरा आता है काइटिन, दूसरा आता है काइटिन। हो गया बेटा? इतना क्लियर है? हाँ, तो एक काम करो, सबसे पहले डायग्राम बनाओ तुम स्टार्च की। स्टार्च, फर्स्ट डायग्राम है स्टार्च। स्टार्च लिखो, इट इज इन ब्रांच फॉर्म, इट इज इन ब्रांच फॉर्म, इट इज इन ब्रांच फॉर्म, इसकी होती है ब्रांचेस। इट इज इन ब्रांच फॉर्म मेड बाय amylose and amylopectin, made by amylose and amylopectin, made by amylose and amylopectin। amylose and amylopectin। सर ये क्या है समझाते बेटा, ध्यान दे इधर, ये क्या है समझाते हैं। सुनो, ये दोनों से बना है स्टार्च। सुन मेरी बात, ये ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये लंबी चेन है ग्लूकोज की, ये ग्लूकोज की लंबी चेन है। और ये बात समझ, बिटवीन टू ग्लूकोज, बिटवीन टू ग्लूकोज, ये लिंकेज का नाम होता है, पता है तुझे कौन सा लिंकेज है ये? बिटवीन टू ग्लूकोज कौन सा लिंकेज है? अल्फा 1,4। कौन सा? ये सब के सब अल्फा 1,4 है, समझा तुझे? कौन सा लिंकेज? हाँ बेटा, अल्फा 1,4 लिंकेज। ये सब का सब जो है ना, ये अल्फा 1,4 है।
ये सबका सब जो लिंकेज है वो अल्फा 1,4 है, अल्फा 1,4। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस है, अब मेरी बात समझना, कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसी कंडीशन है, मेरी बात समझना, ये भी अल्फा 1,4 लिंकेज, ये भी अल्फा 1,4 लिंकेज, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है, तुझे पता है ये ग्लूकोज है, कौन है ये? ग्लूकोज का, मेरी बात समझना, ग्लूकोज का छठवां कार्बन कौन सा? ग्लूकोज का 6 नंबर कार्बन पता है तुझे? डायग्राम देखिए, देखो एक बार ग्लूकोज का छठवां कार्बन कहाँ था? ग्लूकोज का छठवां कार्बन, ग्लूकोज का छठवां कार्बन ये, और ये ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का पहला कार्बन, जैसे ये 1,4 हुआ, 1,4, एक मिनट, इधर ध्यान दें, ये ग्लूकोज है, इसका ये कार्बन नंबर 1 है, क्योंकि इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है बेटा, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है ये, ग्लूकोज का 1 है ये, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है ये, इधर ध्यान देना डायरेक्टली, ये ग्लूकोज है और इस बंदे का छठवां कार्बन। अब मैं बात करूंगा, देख ले, इसका कार्बन नंबर, कार्बन नंबर, इनमें होता है लिंकेज, इनमें बनता है बॉन्ड, रिपीट कर, इस ग्लूकोज का, इसका, तो ये होता है लिंकेज 16, अल्फा 16, क्या नाम है लिंकेज का? इट इज कॉल्ड एज ब्रांच। अब बन गई ब्रांच, क्या बन गई? इसके पहले ब्रांच थी क्या ये? नहीं, अब जुड़ गए, वो जुड़ गए, दैट इज ब्रांच, जुड़ गए सर, दैट इज ब्रांच, पहले वो ऐसे ऐसे थे, इसको ब्रांच नहीं बोलते, ब्रांच कब बोलते हैं? जब इसमें कुछ एक और आ जाता है, इट इज कॉल्ड एज ब्रांच। हाँ सर। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है सुन, कंसेप्ट ऐसा है बेटा, ये पूरा स्टार्च है जिसमें इतना हिस्सा, इतना हिस्सा इतना हिस्सा अमाइलोज का है, किसका हिस्सा है? जहां पे वो अनब्रांच है, जहां कोई ब्रांच नहीं है, जहां कोई ब्रांच नहीं है, तो अमाइलोज में तुझे एक ही बॉन्ड मिलेगा, कौन सा? अमाइलोज का मतलब है सिर्फ अल्फा 1,4, क्या मिलेगा? दैट इज अमाइलोज। लेकिन इधर ध्यान दे, इधर ये बक्सा देख ले, इसमें दोनों आ गए सर, सर कौन दोनों आ गए? बेटा इसमें दोनों आ गए, अनब्रांच प्लस ब्रांच, अनब्रांच प्लस ब्रांच दोनों आ गए इसमें, मतलब अमाइलोपेक्टिन में दोनों कौन आते हैं? रिपीट कर, कौन दोनों आते हैं? सर इसमें अल्फा 1,4 भी आता, इसमें अल्फा 1,6 भी आता, समझा तुझे? बेटा देखना, ये अल्फा 1,6 कौन से एरिया में आ रहा? अमाइलोपेक्टिन, समझा? और उसमें सिर्फ क्या आ रहा? अमाइलोज। उधर कौन आ रहा? इसमें कौन आ रहा? अमाइलोज में सिर्फ कौन सी लिंकेज? अमाइलोपेक्टिन में कौन सी लिंकेज? मतलब 1,4 भी आ रहा, और समझा तुझे? एक डायग्राम में रफली ड्रॉ करता हूँ, बताना इसमें अमाइलोज कौन है, अमाइलोपेक्टिन कौन है। एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ, बताना, देख ले, मैंने ऐसी डायग्राम बनाई, हाँ, और यहाँ मैंने एक ब्रांच बनाई, और उसके बाद मैंने बोला 2 सेक्शन है इसके, ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, बता इसमें ए सेक्शन कौन है? अमाइलोज की अमाइलोपेक्टिन, कैसे पहचाना? अनब्रांचिंग है, एक ही बॉन्ड है, वो एक ही लिंकेज है, कौन सा? अल्फा 1,4। लेकिन यहाँ तुझे दिख रहा है अल्फा 1,4 भी, और समझ रहा है? अब ये आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे ये ड्रॉ करने की जरूरत मुझे, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, तूने ये लिखा है ना अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, तो स्टार्च, स्टार्च में आते हैं 2 जन,
एक का नाम अमाइलोज, एक का नाम अमाइलोज और एक का नाम अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज है उसमें सिर्फ कौन सा लिंकेज है, और अमाइलोपेक्टिन में बेटा एग्जैक्टली एक कौन है, अल्फा 14 और दूसरा अल्फा 16। तुझे अल्फा 16 पता है ना कैसे हुआ, तो कैसे हुआ अल्फा 16, कैसे हुआ अल्फा 16 पता है? इसका कौन सा कार्बन, ये ग्लूकोज का कौन सा कार्बन, और ये जो ग्लूकोज था इसका कौन सा कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 6। लिख लो इसे, स्टार्च। अमाइलोज मिलता है 20% और वो मिलता है 80%। क्या हुआ? हो गया लिखना, सही में हो गया? तो 20% कौन है, 80% अमाइलो सोल्यूबल है, हाँ, और वो आटे में क्या है पता है तुझे? आटा, गेहूं का आटा, आटे में स्टार्च है। तूने स्टार्च नाम सुना होगा, जब चिप्स बनाते ना चिप्स, ड्यूरिंग चिप्स वहाँ पे व्हाइटिश कलर का पाउडर आता है ऊपर ऊपर, वो स्टार्च है। दूसरी बात, स्टार्च है वो। रोटी, एक बात पता है, रोटी बनाते समय जो आटा होता है क्या पानी में डिजोल्व हो जाता है? जैसे नमक डिजोल्व होता है, शक्कर डिजोल्व होती है, क्या आटा डिजोल्व होता है? या तुमने पानी में आटा डाल दिया और आटा ही गायब, होता है कभी ऐसे? आटा डिजोल्व न होने का कारण ये होता है, कौन होता है? क्योंकि ये, तो जो तुझे रोटी में स्टार्च मिलेगा जो इनसोल्यूबल है वो ये है, और जो सोल्यूबल है वो ये है। रोटी बनाते समय रोटी के दो कवरिंग आता है, एक जो तवे को चिपक के रहता है नीचे वाला ब्रेड, और एक फूलता है ऊपर से रोटी में। रोटी देखी कभी? फिर क्या ऐसे सोच रहे हो कौन क्या बता रहे सर? अब भाई रोटी में दो टुकड़े होते हैं रोटी के, बीच में हवा आ जाती है ना, गरम गरम सी हवा, है ना? हाँ, वो एक तवे को चिपक कर रहता है वो नीचे, और एक फुल्का, है ना? हाँ, वो जो फुल्का है ना वो स्टार्च है, वो स्टार्च है, हाँ फुल्का। कुछ कुछ बच्चे से फुल्का खाते हैं।
ऐसा रहता है स्टार्च। नेक्स्ट लिखो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन लिखो, ग्लाइकोजन मेड बाय अल्फा ग्लूकोज, made by the chain of alpha glucose, made by the chain of alpha glucose। मतलब इसमें आपको अल्फा ग्लूकोज की चेन मिलेगी। नेक्स्ट लिखो इट इज ब्रांच, इट इज ब्रांच, क्या लिखा, एंड बोथ द लिंकेज, बोथ द लिंकेज का मतलब वही अल्फा 14 एंड अल्फा 16, अल्फा 14 अल्फा 16 लिंकेज के नाम है, अल्फा 14 अल्फा 16। बस इतना ही है बेटा, समझा। ग्लाइकोजन पता है कौन है, स्टोरेज फूड का पॉलीसेकेराइड है। कहाँ रहता है, अपने अंदर, अपने अंदर कहाँ, लीवर में। तुम्हारे लीवर में ग्लाइकोजन है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो सेलुलोज, सेल्यूलोज लिखो, हैज अ चेन ऑफ बीटा, बीटा ग्लूकोज, हैज अ चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज से बना है ये, हैज अ चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज। इट इज अनब्रांच, इट इज अनब्रांच मतलब सीधा सीधा है ये, इट इज अनब्रांच। हैज ओनली 1,4 लिंकेज, हैज ओनली 1,4, हैज ओनली 1,4 लिंकेज, इसमें सिर्फ 1,4 लिंकेज है। हाँ अल्फा 1,4 लिंकेज है, सॉरी इसमें अल्फा नहीं आएगा, इसमें बीटा आएगा। देखो ग्लूकोज कौन सा बीटा है बेटा, तुमने ग्लूकोज कौन सा लिखा, ग्लूकोज कौन सा लिखा, तो बीटा 1,4 लिंकेज आएगा, बीटा 1,4 लिंकेज आएगा। हो गया। लास्ट लिखो काइटीन, CHITIN, काइटीन, काइटीन लिखो, काइटीन इट इज अनब्रांच, इट इज अनब्रांच, it is unbranched and made by N-acetyl glucosamine, and made by N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine, made by N-acetyl glucosamine। ये नाम है केमिकल का, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, उससे काइटिन बना है। चलो यहाँ पे तुम्हारा कार्ब खत्म हुआ, मतलब पॉलीसेकेराइड खत्म हुआ। मुझे बताओ कि ये न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ा था क्या, वो न्यूक्लियोटाइड वगैरह, प्यूरिन पायरिमिडीन पढ़ा था, प्यूरिन पायरिमिडीन। उसमें मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाया था क्या, वही तो है डीएनए का स्ट्रक्चर, आईएमपी है ना इसमें से, क्योंकि वही डीएनए का स्ट्रक्चर तुमको 12th में है। देखो हेडलाइन न्यूक्लिक एसिड, बेटा हेडलाइन लिख न्यूक्लिक एसिड, और पूरी बात समझते जा। न्यूक्लिक एसिड का सिंपल मीनिंग है डीएनए या फिर आरएनए, और ये डीएनए आरएनए जो होता है इट इज मेड बाय न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इट इज मेड बाय 3 थिंग्स, पता है तुझे, पता है तुझे कौन कौन से, न्यूक्लियोटाइड इज मेड बाय 3 थिंग्स, वन इज, हाँ कुछ भी बोल लो, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट।
कौन है नाइट्रोजन बेस? शुगर फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस शुगर। नाइट्रोजन बेस के दो प्रकार आते हैं, पता है तुझे? एक का नाम प्यूरीन, एक का नाम पायरिमिडीन। नाम पढ़ाया था ये, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन के दो नाम, एडिनिन, गॉनिन। पायरिमिडीन के तीन नाम, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल। सिर्फ फर्क कहाँ पे? यूरासिल ओनली आरएनए, और थाइमीन कहाँ रहता? डीएनए। ये लिख के दिया था मैंने, ये लिख के दिया था क्या? तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, डीएनए के डायग्राम बनाते हैं। फिर हमें बनानी है डीएनए की डायग्राम। चलो सुनो, वी हैव टू डिस्कस अबाउट डीएनए डायग्राम। ये तुमने लिख लिया था इसके पहले? ठीक है, देखो अभी बेटा ध्यान दे इधर। तू बात कर रहा अबाउट न्यूक्लियोटाइड की। बिफोर न्यूक्लियोटाइड एक बात याद रख, प्यूरीन और पायरिमिडीन एक में के अपोजिट रहते हैं हमेशा। क्या रहते हैं? अपोजिट। जैसे एग्जांपल, ए फॉर एडिनिन, तुम दोनों ही हो सकते हो, दूसरा कोई नहीं क्लास में। एडेनिन, इसका अपोजिट कौन है? टी, थाइमीन। ए का अपोजिट टी, जी का अपोजिट, रिपीट कर, ए का अपोजिट, जी का अपोजिट। ए और टी में रहता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल, और जी और सी में, बेटा ये बात याद रख। प्यूरिन्स के दो प्रकार आते हैं, एडेनिन, गॉनिन। एडेनिन, एडेनिन का अपोजिट थाइमीन, और गॉनिन का, ये ऐसे अपोजिट रहता है। ये लिख के दिया था, तो ये लिख लो अभी। ए का अपोजिट टी, जी का अपोजिट सी। पहले ये लिख लो। ये बेसिक है डीएनए का, याद रखना, ये 12th में काम आएगा। हो गया बेटा? यूरासिल जो होता है वो इसका अपोजिट है, टी का अपोजिट। इन केस ऑफ, ये डीएनए वाला केस है। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में क्या होता है? ए का अपोजिट यू है, क्योंकि टी के बदले यू आता है ना, और बाकी जी का एज इट इज है, सिर्फ टी के बदले यू आता है और कुछ नहीं है। हो गया क्लियर ये? डायग्राम थोड़ा सीरियसली पढ़ लो, डीएनए का डायग्राम है, 12th में काम आएगा। हाँ, हाँ वो एक्चुअली यहाँ पे आरएनए में सिंगल स्टैंड ही होता है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री में जब आता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब डीएनए से आरएनए बनेगा, तब की बात कर रहा हूँ मैं। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। वो आरएनए का फिलहाल तुम टेंशन मत लो, फिलहाल इतना याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो, टी के बदले कौन आएगा? यू। और वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नाम से होता है वो बॉन्डिंग। वैसे आरएनए सिंगल स्टैंड ही होता है। हाँ, यहाँ मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम देख लो बेटा, डायग्राम देख ले। सर ये शुगर की डायग्राम है, हाँ हमने बोला था। डायग्राम का है ये शुगर, ये कार्बन, 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 वेरी गुड। यहाँ पे ऑक्सीजन,
मेरी बात सुन, कार्बन 1 पे कौन अटैच हुआ? कौन? मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमाइन, कुछ भी। और कार्बन नंबर 5 पे कौन है? फॉस्फोरस। सुन लो वंस अगेन, कार्बन 5 पे, कार्बन 1 पे, और कार्बन 3 पे रहता है OH ग्रुप। कौन सा? बस इतना याद रख। और इसमें दो चीजें याद रख, कार्बन 5, कार्बन 3। कार्बन 5 पे, कार्बन 3 पे। ये क्लियर हुआ? बाकी छोड़ दो, बाकी कौन क्या है वो छोड़ दो। अब नेक्स्ट चीज, अब मैं ड्रॉ करूंगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ये है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। इसमें वंस अगेन बेटा, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 5। 5 पे कौन अटैच है? तो मैंने आपको ये पढ़ाया था क्या, फॉस्फोडाइस्टर ऐसा कुछ नहीं ना? हाँ, फिर सुनो, नया है आपके लिए। कार्बन 1 पे कौन अटैच है? हाँ, वेरी गुड। कार्बन सी पे कौन, 3 कार्बन पे कौन है? OH याद रख बेटा। ये तुम्हारा है नया न्यूक्लियोटाइड। इट्स न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। अब मुझे काम करना है, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ना है। तो एक बात तू समझ ले, एक बात तू समझ ले, फॉस्फोरस और कार्बन 5, फॉस्फोरस और कार्बन के बीच में होता है ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? याद रख, फॉस्फोरस कार्बन के बीच में ईस्टर बॉन्ड होता है। तो मैं क्या करूंगा, कार्बन नंबर 5 पे कौन है? फॉस्फोरस है, बॉन्ड नहीं, फॉस्फोरस है ना। इसको मैं यहां जोड़ूंगा, यहां, इसको। सर ये कौन है? इसे न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। मैं इसको यहाँ जोड़ूंगा। कैसे? वही बात है बेटा, फॉस्फोरस पे है ना, थोड़ा समझ लेना, इस पे भी होता है OH ग्रुप। कौन सा? ये OH, ये OH। पता है जब दो OH बीच में आते क्या होता है? एग्जैक्टली, कौन निकलेगा? तो यहाँ सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है, इनमें बनेगा बॉन्ड। क्या बनेगा? नाम ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोरस कार्बन, फॉस्फोरस कार्बन, कौन सा बॉन्ड? समझा ना कैसे बना बॉन्ड वाटर रिंग होने के बाद? तो यहाँ ईस्टर बॉन्ड, यहाँ ईस्टर बॉन्ड। इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर। फॉस्फो कितने ईस्टर? फॉस्फो। सो बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। और तुझे पता है, इस फॉस्फोरस ने जब इससे बाइंड किया तो कार्बन नंबर 3 पे बाइंड किया। कार्बन 3 पे कौन सा ग्रुप था? OH। मतलब हमेशा जब भी बाइंडिंग होगा तो कार्बन 3 पे होगा। बाइंडिंग ऑलवेज कहाँ होगा? कार्बन 3 पे होगा। ध्यान दे, बाइंडिंग कहाँ पे होगा? कार्बन 3 पे होगा। चल ध्यान दे इधर, अभी कार्बन 3 पे बाइंडिंग होगा। ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 3 पे होता है OH ग्रुप। ये तेरा कार्बन 4 था और ये कार्बन 5 था। कार्बन 5 पे कौन लगा है हमेशा? हाँ, मैं डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। ये समझ में आया मैंने क्या ड्रॉ किया? न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, 2, 3। मुझे जोड़ना है इनको, तो मैं कहाँ जोड़ूं? तुझे पता है बेटा, तुझे पता है यहाँ पे कौन सा कार्बन है? 3 पे कौन सा ग्रुप? मतलब ये वाला फॉस्फोरस इससे जुड़ेगा, बन गया बॉन्डिंग। ये वाला फॉस्फोरस इससे जुड़ेगा, बन गया बॉन्डिंग। मतलब होता है नया न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे ज्वाइंट होता है? और ये वाला जो है पहला, ये स्टेबल है। बता इसके पास कौन है? कार्बन 5। कार्बन 5 पे कौन? रिपीट कर, कार्बन 5 पे कौन? हाँ, यही मुझे चाहिए था, कार्बन 5 पे कौन? तो ये कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5। ठीक है, कौन ग्रुप है इस पे? फॉस्फोरस। बराबर है। इसको कंटिन्यू कर, अभी कंटिन्यू कर इसको ऐसे। लास्ट में ये आया ना, एडिशन कहाँ पे होती है हमेशा? 3 पे। तो ऐसे आएगा इसमें कौन सा ग्रुप है? OH। एरो में ऐसा दो इसको,
बता मैंने एरो ऐसा क्यों दिया, कार्बन 3 पे एरो क्यों दिया मैंने, कार्बन 3 पे एरो क्यों दिया मैंने, क्यों नया एडिशन कहाँ पे होता है, नया एडिशन कहाँ पे होता है, तो रिपीट कर, कार्बन 5 पे, कार्बन 3 पे, नया एडिशन कहाँ होता है। इसीलिए कभी भी याद रखना, जब भी तू डीएनए बनाएगा तो डीएनए का पहला एंड होता है फॉस्फोरस, आखिरी होता है ओएच, पहला होता है आखिरी होता है, तो उसके हिसाब से अगर मैं बोलूं पहला एंड क्या है उसका, फॉस्फोरस, और लास्ट वाला क्या है, फॉस्फोरस मतलब कौन सा कार्बन, और ओएच मतलब, इसलिए डीएनए को ऐसे ड्रॉ करते हैं अपन, हमेशा ऐसे ड्रॉ करते हैं, इधर लिखते 5, इधर लिखते 3, समझा। 5 और 3 क्यों लिखा मैंने, 5 मतलब शुरू फॉस्फोरस से हुआ, खत्म 3 पे हुआ मतलब OH पे हुआ, समझा आपको ये क्या था। तो एक काम कर, ये डायग्राम बना लो, न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड हियर, यहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, ये ड्रॉ कर बेटा, और इसका नाम लिख ले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बस इतनी डायग्राम बना ले, तो इतनी डायग्राम। ओम इधर बैठ तू, तो आ जा। पहले आप ये डायग्राम बनाओ, बाद में वो बना सकते हो, और बाद में थर्ड डायग्राम देख लो मैंने क्या ड्रॉ किया। क्या झालं चिन्मय, हाँ ये समजत नाही आहे, समजलं की नाही समजलं, सांग बरं मग ते फॉस्फरस शुगर मी काय लिहिलं सर्वात शेवटी, नाही सर्वात शेवटी तिकडे थर्ड नंबर डायग्राम ते फॉस्फरस शुगर N1, ते तिकीट डायग्राम सर्वात तिकडची, कोणता बॉन्ड लिहिला मी त्यामध्ये, पीडीबी का मतलब क्या है, पीडीबी फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड,
आपने डायग्राम बना ली है? बन गई डायग्राम? आपको ये समझ में आया मैंने क्या ड्रॉ किया? इतना है N1। व्हाट इज N1? इसमें फास्फोरस, शुगर और ये नाइट्रोजन बेस है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, बराबर है। N1 N2 N3, इसमें बीच में कौन सा बॉन्ड आया? समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना बेटा? हाँ। तो सर बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड देयर इज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये जो है ना, ये सीधी लाइन, ये सीधी पट्टी जो है, सीधी लाइन, इसे बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं? ये बैकबोन है, ये डीएनए का बैकबोन है, ये डीएनए का बैकबोन है। अब रिपीट कर, इस डीएनए के बैकबोन में मैंने शुरुआत पी से किया, पी मतलब ये कौन सा है? 5, और मैंने खत्म कहाँ पे किया? एस, एस का मतलब शुगर। पता है शुगर में कौन सा कार्बन? मैंने शुरू कहाँ से किया? फास्फोरस मतलब, और शुगर मतलब इधर कौन आता है? कौन सा ग्रुप पता है तुझे? OH ग्रुप, मतलब 3। ये बैकबोन है। तो बता, डीएनए का बैकबोन इज मेड बाय फॉस्फोरस शुगर। डीएनए बैकबोन इज मेड बाय, ये क्वेश्चन आता है, डीएनए बैकबोन इज मेड बाय फॉस्फोरस शुगर। फॉस्फोरस शुगर, फॉस्फोरस शुगर, डीएनए का बैकबोन है वो। डीएनए का बैकबोन जो होता है बनता है फॉस्फोरस शुगर से। याद रखो, हमेशा शुरुआत करना 5 से और खत्म करना 3 पे। सर 5 पे कौन आता है? फॉस्फोरस। 3 मतलब उसका टेल है, टेल मतलब कौन है इधर? 3 कार्बन वाला OH, OH 3 कार्बन वाला। ये हो गया आपका लिखना, हो गया। बैकबोन इज मेड बाय, उसमें नाइट्रोजन बेस ऐड मत करना। अब लास्ट डायग्राम देख लो इसी की, सुन ले बेटा। एक स्ट्रैंड होता है 5, इधर होता है फॉस्फोरस, शुरू होता है ऐसे, जो जाता है OH पे, OH मतलब बेटा 3, मतलब शुरू कहाँ से हुआ? 5, खत्म कहाँ हुआ? ये डीएनए का है 1 स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं स्ट्रैंड। और मैंने अभी भी बोला, द स्ट्रैंड इज मेड बाय, ये स्ट्रैंड इज मेड बाय फॉस्फोरस शुगर। लिखा ना तूने? फॉस्फोरस शुगर। हाँ। उसी तरह डीएनए का अपोजिट स्ट्रैंड होता है, अपोजिट दूसरा, लेकिन उससे उल्टा बहता है, वो उल्टा बहता है, उल्टा बहता है। इसका अपोजिट होता है बेटा ये। बोल, मैंने एरो ड्रॉ किया मतलब इधर कौन आएगा? 3, इधर ऐसे होता है। तो ऑलवेज याद रख, ऑलवेज याद रख, ये स्टैंड कैसा है? 5 से 3 इधर, और ये जा रहा इधर। समझ में आया बेटा? दे आर एंटी पैरेलल, दे आर, बोथ द स्टैंड आर एंटी पैरेलल, बोथ द स्टैंड्स आर, समझा? व्हाट इज एंटी पैरेलल? अपोजिट है एक में के। एक ट्रेन जा रही है नागपुर टू मुंबई, एक जा रही है मुंबई टू नागपुर, नागपुर टू मुंबई, मुंबई टू नागपुर, अपोजिट है एक में के, और वो होना जरूरी है, इसलिए डीएनए स्टेबल है। अपोजिट है तो स्टेबल है, हाँ अपोजिट है तो स्टेबल है, ऐसा। तो अगर ऐसे हाथ जोड़ेगा और ऐसे हाथ जोड़ेगा तो मजबूती इसमें आती है, अपोजिट है, ऐसी मजबूती आती है। एग्जाम्पल लिया मैंने, ऐसे और ऐसे, है ना, अपोजिट। तो अभी यहां देख ले, ये हुआ सर बैकबोन, ये हुआ सर बैकबोन। अब बता, यहाँ पे AGCTGA मैंने मन से लिख दिया ये। अब बता, इसके ऊपर ये है न्यूक्लियोटाइड, व्हाइट कलर बैकबोन है बेटा। कौन है व्हाइट कलर? उसमें ये न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी नाइट्रोजन बेस है। अब बता, ए का अपोजिट पता है ना, मैंने बोला था ना इधर, जी का अपोजिट, हो गया। और मैंने क्या बोला, इनके बीच में क्या बनता है? बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन। हाँ, अब वो डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हमें ड्रॉ नहीं करना,
बस इतना याद रखो। वैसे होता है वो बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन हमें बस इतना ड्रॉ करना है। कौन से बॉन्ड है ये रेड कलर के? हाइड्रोजन। कौन से? अब डीएनए जो होता है वो ऐसे कभी नहीं होता। डीएनए आपको मिलेगा हमेशा ट्विस्ट फॉर्म में, हेलिक्स फॉर्म में। उसको बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या? तो इसी को तू ऐसे डबल हेलिकल बना दे अभी। इसी को तू क्या बना दे सर? डबल हेलिकल। समझा बेटा क्या था ये? उसी को तूने क्या बनाया? डबल हेलिकल। अब बता यहाँ स्टैंड कैसे है, बता। ये कौन सा है? 5। ये 5 है ना, तो इधर कौन आएगा? 3। अगर मैं इधर, ये 3 है तो ये 5 आएगा ना। ये कौन है? 3। और यहाँ मैंने क्या ड्रॉ किया इनके बीच में ऐसे? तुझे पता है ना ये कौन है? ए जी सी टी जी ए। इसका अपोजिट टी सी। इधर भी आते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता कौन से बॉन्ड बनेंगे? हाइड्रोजन। इसलिए ड्यूल जैसा दिखता है। समझा पूरा खेल क्या है ये? बता व्हाइट कलर कौन है इसमें? बैकबोन मेड बाय, आया तुम, लिख लो। ओके लिखना। हो गया क्या लिखना ये? हो गया बेटा? तुमने कहीं नाम सुना है इनका? नाम सुना होगा 10th में या 9th में, वैटसन क्रिक। उन्होंने वो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया था, वैटसन क्रिक। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं सुना है? बस मैं इतनी बात करूंगा, बाकी तो है एज इट इज। देख बेटा क्या होता है,
यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, हाँ, यहां से लेके यहां तक, उसे बोलते हैं वन पिच, PITCH। क्या बोलते हैं इसको? वन पिच। और ये जो वन पिच होता है, ये जो वन पिच होता है, ये होता है 3.4 नैनोमीटर का लॉन्ग। कितना है? इसमें आती है 10 बेस पेयर। तो ये बेस पेयर क्या है? बेस पेयर क्या है सुन लें, गिनना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझा बेटा? मैं सबको यही लिखता हूं अभी। इसमें कितनी आ गई? 5 बेस पेयर। बेस पेयर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? बेस पेयर। पेयर में है ना? हाँ, तुझे पता है ना, ये AGCT इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? बेस। लेकिन वो पेयर में है तो क्या बोलना? ये कितनी हो गई? 5। इस तरह इधर, ये 5 और 5 कितनी हो गई? तो 10 बेस पेयर का बना वन पिच। रिपीट कर, वन पिच मतलब इसमें कितनी बेस पेयर? 10 बेस पेयर होती है सर। समझा तुझे? अब बता तू मुझे एक बात बता, 10 बेस पेयर जो होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर। तो मैंने अगर आप सवाल पूछा बिटवीन टू बेस पेयर कितना डिस्टेंस है, बिटवीन टू बेस पेयर, बिटवीन टू बेस पेयर, तो एक काम करना, 3.4/10 करना। मैंने सवाल पूछा 10 मिला के 3.4 है ना, तो बिटवीन टू कितना है? बिटवीन टू, बिटवीन टू कितना है? तो 3.4/10 आएगा ना, तो आंसर कितना आएगा? 0.34 नैनोमीटर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बिटवीन टू बेस पेयर, बिटवीन टू बेस पेयर डिस्टेंस कितना होता है? समझा तुझे क्या लिखा मैंने? हाँ, ये डिस्टेंस याद रखो। और दूसरा, यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये होती है 2 नैनोमीटर का। ये भी याद रख, लिख लो इसे अभी, ये लास्ट था, लिख लो इसे। तो वन पीच का मतलब होता है सर 3.4 नैनोमीटर, मतलब 10 बेस पेयर। तो बिटवीन द टू बेस पेयर होता है सर 0.34 नैनोमीटर। और डायमीटर आएगा 2। ये डायमेंशन मैंने आपको इसलिए लिख के दिया, वो सर एनसीईआरटी तो है नहीं है बेटा, ये 12th में काम आएगा तुझे। ये मैं आपको 12वीं का लिख रहा हूँ इधर। 12th में मैं डायरेक्ट नहीं, मैं डायरेक्ट बोलूंगा 12th में कितना इतना होता है, तो समझ जाना सर ने पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल्स में ये। मैं 12th में जाने के बाद डायरेक्ट नाम लूंगा वन पिच। समझ जाना वन पिच का मतलब क्या है। क्या मतलब वन पिच? वन पिच मतलब कितने बेस पेयर का है? 10। कितना डिस्टेंस है? हाँ, समझ जाना बेटा। यही डायग्राम बनाया था वैटसन क्रिक ने। इसका नाम है डबल हेलिकल डायग्राम या डबल हेलिकल, डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स। हेलिक्स मतलब ऐसे ऐसे स्पाइरल शेप। हो गया था? हो गया था ना? ये गया कैसे? लाइन तो है। फैन बंद कर रहे? फैन बंद करो, फैन।
मैंने बोला था इस डीएनए में प्यूरिन इज इक्वल टू क्या होता है? डीएनए में प्यूरिन इज इक्वल टू, उस डीएनए में अगर 50 प्यूरिन है तो पायरिमिडिन कितने होंगे? उतने होंगे ना? आर यू श्योर ना? बेटा जितने प्यूरिन है उतने कौन होंगे? तो 50 प्यूरिन है तो फिर ऐसे ही होगा ना वो। ये डीएनए है सर, हाँ, इसमें जितने प्यूरिन्स हैं उतने ही कौन होंगे? क्योंकि वही है ना वो चीज। अब ये बता, एक डीएनए है, बता ना इधर, 100% की बात हो रही है, कितने परसेंट की? 100 कैलकुलेशन है, याद रखना, ये आता है, 100% की बात हो रही है। 100% में तुझे पता है ए ऑलवेज पेयर विथ जी पेयर विथ, अब कैलकुलेशन खुद निकाल तो 100% है पूरा डीएनए, उसमें से 20% एडेनिन है, कितने परसेंट? तो बता थाइमिन कितने होंगे? भाई 20% एडेनिन है ना, तो ए पेयर विथ टी ना, तो ऑब्वियसली 20% कौन होगा? समझा तुझे क्या था ये? 100% कैलकुलेशन लगाना है अपने को, 20% कौन है? तो 20% बन गया पेयर, 40% हो गए, 40% हो गए, बचे कितने परसेंट? 60, 60 में से आधा हिस्सा किसका जाएगा? और 30%? तुझे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? मैंने सिर्फ 100% में किसका नाम लिया था? एडेनिन का, ये समझा तुझे? इसका और एग्जांपल लेते हैं, लिखो इन डीएनए, इन डीएनए, इन डीएनए एडेनिन इज 30%, तो बाकी बताओ कितने होंगे? एडेनिन 30%, तो बाकी बताओ कितने होंगे? थाइमिन कितना होगा, गोनिन कितना होगा, साइटोसिन कितना होगा? जिनको नहीं समझ रहा है पहले वो बताओ जरा, समझ रहा है क्या हो रहा है इधर? बेटा एडेनिन 30% है, तो थाइमिन कितना होगा ये 60, तो 100 में से 60 चले गए, बचे कितने? 40, 40 में ये और ये खत्म, ऐसे आता है ये, समझा? ओके ठीक है सर, बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? तो कल आपको छुट्टी चाहिए है ना?